नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रिलियंट IQ में। दोस्तों, आपको जो चैप्टर दिख रहा है ये क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है ये, जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। और इस चैप्टर को विथ मैप के सहायता से पूरा करने की कोशिश करेंगे और आशा करूँगा कि आप लोगों को चैप्टर पूरी तरह समझ में आए और आप लोगों को इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना झेलनी पड़े। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप कर देना। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, इससे बढ़िया आपको 9th क्लास का चैप्टर किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। आइए देखते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इस मैप को देखते हैं हम। ये भारत का मैप है, ठीक है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो इलाका है ये नॉर्थ माउंटेन का है और इस वाले इलाके को बोला गया नॉर्थ प्लेन। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये उत्तरी पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय इलाका है और ये मैदानी इलाका है। ये मैदानी इलाका है, कौन सा? उत्तरी वाला। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये एरिया, ये हमारा दक्कन का पठार है, प्लेटू है। क्या है? पेनिसुलर प्लेटू, दक्कन प्लेटू। इधर वेस्टर्न घाट है, ये जो एरिया है ये वेस्टर्न घाट का एरिया है। और ये वाला है जो एरिया आप देखेंगे, ये वाला, इस एरिया को बोला जाएगा ईस्टर्न घाट। आपको पश्चिमी साइड में मिलेगा अरब सागर, तो आपको पूर्वी साइड में देखने के लिए मिलेगी बंगाल की खाड़ी। ठीक, ये जो आपका इलाका है ये वाला, ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और इस वाले इलाके को कहा जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, आप देख पा रहे हैं दोस्त, ये जो इलाका है ये वाला, इसको कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। क्या कहते हैं? सेंट्रल हाईलैंड्स। यहाँ पे आपको डेजर्ट यानी राजस्थान देखने के लिए मिलेगा। ये भारत का राजस्थान वाला क्षेत्र है, तो ये गुजरात है भारत का। ठीक है, ये गुजरात है। ये पूर्वी इलाका है, पूर्वी क्षेत्र है भारत का। तो आप देख पा रहे होंगे भारत में बहुत सारी विविधताएं मौजूद हैं, जिसके कारण भारत पूरे विश्व में फेमस है अपनी इन विविधताओं के लिए। भारत में एक महाद्वीप में जितनी विशेषताएं होनी चाहिए वो सारी भारत में हमें देखने के लिए मिलती है। पर्वतीय क्षेत्र भी है, मैदानी क्षेत्र भी है, प्लेटू रीजन भी है, कोस्टल प्लेन्स भी हैं, कोस्टल रीजन्स भारत में स्थित हैं। भारत में पूर्वी क्षेत्र जैसे पूर्वी एरिया बहुत शानदार है, भारत का राजस्थान है। यानी भारत के अंदर सारी विविधताएं आपको देखने के लिए मिलेगी। इसीलिए भारतीय क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, यानी महाद्वीप के जैसा दिखने वाला क्षेत्र, उपमहाद्वीप। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, तो नॉर्थ में ये चाइना से सीमा साझा करता है। ये जो चैप्टर 2 है हमारा, चैप्टर 2 जो है उसका नाम ही है, चैप्टर 2 का ही नाम है हमारा। क्या नाम है इस चैप्टर 2 का? तो चैप्टर 2 का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप, इसी के बारे में हमें समझना है। आप लोगों को मैंने बता दिया, भारत के भौतिक स्वरूप को काफ़ी हद तक मैंने डिफाइन कर दिया है, जिससे आपको बहुत कुछ यहाँ समझ में आ रहा होगा कि भारत कई सारे रीजन्स में बटा हुआ है। उसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। आइए देखते हैं क्या कह रही है NCERT आपकी। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। भारत में बहुत सारे स्थलाकृति वाले एरिया आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं, आपके यहाँ कैसा भूभाग है? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे, और यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह इत्यादि। ठीक है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ लक्षद्वीप है भारत के। ठीक है, तो आपको भारत में क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है? पर्वत देखने के लिए मिलेंगे, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह, बहुत सारे विविधताएं भारत में मौजूद हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है।
इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। कौन? जो प्रायद्वीपीय पठार है वो सबसे पुराना है भारत में। भारत का सबसे पुराना भाग क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। और ये अब स्थिर हो गया है। क्या हो गया है? ये स्थिर हो गया है, क्योंकि ये ज्वालामुखी के से जो लावा निकलता है उसके सूखने से बना है, तो ये बहुत कठोर भी है। और आपसे कोई पूछे भारत में अभी अभी नवीनतम क्या बना हुआ है, तो आप उसका नाम बताएंगे उत्तरी मैदान। ठीक है, उत्तरी मैदान मैंने आपको दिखाया है। उत्तरी मैदान ये वाला जो रीजन है ये है उत्तरी मैदान। ये नवीनतम है, सबसे नवीनतम है। परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय, उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। मैंने बताया ना, नई बनी स्थलाकृतियां क्या हैं? उत्तरी मैदान और हिमालय। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी मैदान जड़ोल निक्षेप से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाले कम ऊंची पहाड़ी एवं चौड़ी घाटियों से बना है। ठीक है, देखो ये मैं आपके सामने कुछ फिगर्स लेकर आया हूँ, कुछ नोट्स लेकर आया हूँ। इस नोट्स से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। बाकी ये जो फिगर्स हैं आपको मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इसमें आपको ये वाला रीजन दिख रहा है, ट्रांस हिमालय का है, यानी ये वाह हिमालय का एरिया है। ये हमारा हिमालय है, ये हमारा हिमालय है, ये वाला इलाका हिमालय का है। और इस इलाके को जो आप देख पा रहे हैं इसको, ये हमारा मैदानी एरिया है, नॉर्थर्न प्लेन है। ये नॉर्थ ईस्ट है, पूर्वी क्षेत्र है भारत का ये पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ पर भी हिमालय का रीजन आपको देखने के लिए मिलेगा। ये रीजन भी किसका है? हिमालय का ही है। मतलब ये जो अगर घेर दिया जाए यहाँ से ऐसे, तो ये पूरा रीजन हिमालय का होता है, हिमालय का है ये। और ये इलाका, ये ट्रांस हिमालय है। इसको यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये मैदान नॉर्थ प्लेन है। ये डेजर्ट एरिया आपको मिलेगा देखने के लिए। ये सेंट्रल हाईलैंड है, आपको दिखाया था मैंने शुरू में फिगर में। ये दक्कन प्लेटू है, दक्कन का पठार है जो लावा से निर्मित है। ये ईस्टर्न घाट है, इधर वेस्टर्न घाट देखने के लिए आपको मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ भी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको फिर यहाँ समझते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि ये वाला जो इलाका है, ये वाला, ये दक्कन प्लेटू का इलाका है। किसका इलाका है? दक्कन प्लेटू का इलाका है। ये सेंट्रल हाईलैंड है सॉरी। और ये नॉर्थर्न प्लेन है, बोले तो मैदानी एरिया है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है ये। किसका मैदान है? गंगा ब्रह्मपुत्र का। संसार की जितनी भी महत्वपूर्ण खेती होती है वो यहाँ पर होती है। सबसे उपजाऊ मिट्टी जड़ोल मिट्टी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसे हम इंग्लिश में एविलियल सॉइल कहते हैं, जो यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, और जो मैदान का ये जो पूरा पार्ट है, ये 2400 किलोमीटर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। कितने किलोमीटर के अंदर? 2400 किलोमीटर के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये जो इलाका है, ये इंडस नदी यहाँ से ये आती है। इंडस नदी लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है इंडस नदी। ठीक है, और ये इलाका सतलुज का है। ये यहाँ पे काली नदी है और ये तिस्ता है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी। आप देख पा रहे होंगे कि इंडस और सतलज, ये जो आप देख रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। इंडस और सतलज, इसके बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा पंजाब हिमालय। क्या देखने के लिए मिलेगा? पंजाब हिमालय। यानी सिंधु और सतलज नदी के बीच में है पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में देखने के लिए मिलेगा आपको कुमायूं हिमालय। फिर आपको काली और तिस्ता नदी के बीच में देखने के लिए मिलेगा नेपाल हिमालय। और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है असम हिमालय। बहुत अच्छा डिवीजन है, आपको समझ में आ गया होगा कि इंडस और सतलज के बीच में है पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में है कुमायूं हिमालय, काली और तिस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय, और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा असम हिमालय। मैं आपको यहाँ पे फिगर के तौर पे एक दिखाता हूँ। इंडस और सतलज, इंडस, सतलज, काली, तिस्ता, ब्रह्मपुत्र, ये नदियां हैं। इसके बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा पंजाब हिमालय।
इसके बीच में मिलेगा आपको कुमायूं हिमालय, काली और तिस्ता के बीच में आपको नेपाल हिमालय, और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। यह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जो समझते हैं वो है आपका, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये वाला रीजन, ये मध्य हिमालय का रीजन है। किसका रीजन है? ये मध्य हिमालय का रीजन है। ठीक है, ये डेजर्ट एरिया है। कौन सा एरिया है? डेजर्ट एरिया है। आप देखें यहाँ पे मिट्टी जो नॉर्थ प्लेन में जो सॉयल है उसका डिवीजन है ये। भावर मिट्टी सबसे ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगी, उसके नीचे बांगर देखने के लिए मिलेगी। ये तराई एरिया है। कौन सा एरिया है? तराई। यहाँ पे जो नदियाँ आती हैं ये नदियाँ मिट्टी में विलीन हो जाती हैं, यानी यहाँ पे मिट्टी में ये नदियाँ दिखती नहीं हैं। दलदली क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है? दलदली क्षेत्र। उसके बाद से बांगर क्षेत्र आता है और फिर खादर का क्षेत्र आता है। ठीक है, ये है आपका डिवीजन। भावर 6 to 12 किलोमीटर वाइड स्टोन, मतलब पत्थर यहाँ पे होते हैं। यहाँ नदियाँ पत्थरों के अंदर से बहती हैं। तराई क्षेत्र ये दलदली एरिया है। ठीक है, बांगर पुरानी मिट्टी, पुरानी जड़ोल मिट्टी, और खादर जो नई जड़ोल मिट्टी है उसे कहते हैं खादर। ये मैंने आपको बता दिया वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, दक्कन प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड, डेजर्ट एरिया, गंगेटिक प्लेन, नेपाल, भूटान, हिमालय और नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न हिमालय, ट्रांस हिमालय। मुख्य भौगोलिक वितरण, भारत को कितने पार्ट्स में बांट के देखा जाता है, और आप इतने ही पार्टों में बांटकर इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। हिमालय पर्वत की श्रृंखला मैंने आपको बताया था नॉर्थ में स्थित है। उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार यानी दक्कन का पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये एरिया मैंने आपको फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया है, जिससे आप इसका डिवीजन बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं हिमालय पर्वत को। किसको? हिमालय पर्वत। समझते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। सबसे पहला आपको क्वेश्चन का आंसर यहाँ देखने के लिए मिला कि जो हिमालय है वो क्या है? वलित पर्वत है। क्या है? एक वलित पर्वत श्रृंखला है। इसको आप याद करेंगे। और युवा है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। कहाँ? इसकी जो दिशा है वो पश्चिम से पूरब की तरफ है, ना कि पूरब से पश्चिम की तरफ। कहाँ से कहाँ तक? सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। इसके नोट्स आप बनाते चलेंगे, जिस पे मैं टिक मारूंगा उसका नोट्स बना लीजिएगा। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और एक अत्यधिक असम अवरोध में एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में, इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर की लंबाई में अर्धवृत्त का निर्माण करता है। किसका? अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, चौड़ाई अगर कश्मीर में देखेंगे तो 400 किलोमीटर है, और अरुणाचल में 150 किलोमीटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप जब देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो 400 किलोमीटर, और जब यहाँ देखेंगे तो 150 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय की कौन से भाग में ज़्यादा विविधता पाई जाती है? ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ज़्यादा पशु पक्षी पाए जाते हैं। कहाँ पर? तो पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में। कहाँ? पूर्वी भाग में ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। हिमालय को 3 पार्ट में अगर बांट के देखा जाए, हिमालय को 3 पार्ट में, 1, 2 और 3 पार्ट में देखा जाए, तो जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है
उसको क्या कहा जाएगा, बहुत अच्छे से समझाया एनसीईआरटी ने, क्या कहा जाएगा, महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। सतत का मतलब है ज़्यादा कटापिटा नहीं है, ये सिंपली गया है, अच्छे से गया है, ज़्यादा इसके अंदर कटान आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। हिमालय के जितनी भी मुख्य शिखरें हैं वो सारे आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है, जिनकी ऊंचाई औसतम 6000 है और कुछ की तो 6000 7000 से भी ऊपर है। जो आपका एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई 7000 से ज़्यादा है, लगभग 7300 किलोमीटर के अबाउट में है। ये है महान हिमालय हिमाद्री, ठीक। कुछ प्रमुख शिखरों के नाम दे रखा है जिसको आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है,98 में, 8848 मीटर की ऊंचाई है। कंचनजुंगा भारत में है, 8598 मीटर की ऊंचाई है। मकालू नेपाल में 8481, धौलागिरी नेपाल में है 8172 मीटर। आप देख पा रहे हैं कितनी ऊंचाई है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आंखों से देख भी नहीं सकते। नंगा पर्वत भारत में है 8126। अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है 8078। नंदा देवी भारत में है 7817। कामेट ये भी भारत में स्थित है 7756। नामचा बरवा भारत में स्थित है 7756। गुरुला मांदता नेपाल में स्थित है 7728 मीटर। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। ये आपको प्रैक्टिकल करना है। महान हिमालय में पाए जाने वाली हिमानियों या दर्रे के नाम बताने हैं, सर्च करना और मेरे को कमेंट में बताना आप। भारत के उन राज्यों के नाम जहां ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। असम यानी असतत है, यहाँ पे असम लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब है असतत, एवं हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। मैंने आपको जो बताया अभी, पहला महान हिमालय या हिमाद्री, दूसरा निम्न हिमालय। कौन सा, उसके नीचे पड़ेगा आपको निम्न हिमालय। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसतम 50 किलोमीटर है। ये 50 किलोमीटर ज़्यादा हो गया, एनसीईआरटी ने यहाँ गलत छापा हुआ है, ठीक है। ये औसतम कितना, 5 किलोमीटर आप कह सकते हो। औसतम कितना, 5 किलोमीटर। मैं आपको यहाँ सही कर देता हूँ, 5 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी एक महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के कांगड़ा एवं कल्लू घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। जो सबसे लास्ट में देखने के लिए आपको मिलेगा ये श्रृंखला, इसको कहते हैं शिवालिक। क्या कहते हैं, शिवालिक। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1000 किलोमीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। यानी नदियां ऊपर से हिमालय पर्वत से कंकड़ पत्थर मिट्टी लाती गई और ऊपर महान हिमालय से किसका निर्माण हुआ, महान हिमालय से निम्न हिमालय का और निम्न हिमालय से शिवालिक का। ये घाटियां बजरी तथा जड़ोल की मोटी परतों से ढकी हुई हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबोद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। दून के नाम से किसे जाना जाता है,
तो दून के नाम से जाना जाता है। हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। ठीक है, देखो यहाँ पर इस चीज़ को दिखाया हुआ है एनसीईआरटी ने, मैं आपको बता देता हूँ जो आपने पढ़ा अभी। ये जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, ये एरिया जो सबसे ऊपर आप देख पाएंगे, ये है काराकोरम। ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, किसका? ट्रांस हिमालय का। और ये वाला जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कैलाश पर्वत है, तिब्बत में स्थित है। ठीक है, ये लद्दाख श्रेणी है, ये भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और ये जास्कर है, ये भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। लेकिन ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे होंगे, जिस पे मैं अभी बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये वाला, ये इसी इलाके को कहते हैं महान हिमालय। कौन सा हिमालय? महान हिमालय। इसके नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा निम्न हिमालय। कौन सा? निम्न हिमालय। और जो सबसे लास्ट में होगा वो होगा शिवालिक। क्या? शिवालिक देखने के लिए आपको मिल जाएगा। बाकी इस फिगर को मैंने पीछे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, यहाँ भी आप कुछ दिखा देता हूँ मैं, जो काम की चीज़ें हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अरावली पर्वत आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, जो राजस्थान में स्थित है। ये मालवा का पठार है, मध्य भारत में स्थित। विंध्याचल श्रेणी, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर का पठार, ये छत्तीसगढ़ है, रायसेना पहाड़ी जहाँ पे स्थित है। ये दक्कन का पठार है। क्या है ये? दक्कन का पठार। ये ताप्ती नदी है, ये नदी जो है, ये वाली, ये ताप्ती नदी है। और ये वाली नदी जो है वो नर्मदा नदी है। ठीक है, ये कृष्णा नदी, ये गोदावरी नदी और ये महानदी। आपको कभी क्रम पूछा जाए तो सबसे ऊपर महानदी है, उसके बाद गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी। ये कोंकण का क्षेत्र कहलाता है, ये अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी। ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी उत्तरी सरकार के पास। ठीक, ये अन्नामलाई की पहाड़ी है, ये अन्नामुड़ी है। ये नीलगिरी की पहाड़ी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, यहाँ नीलगिरी की पहाड़ी, यहाँ से माही नदी बहती है। माही नदी की एक खासियत है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, क्योंकि ये जो कर्क रेखा आप देख पा रहे होंगे, ये जो कर्क रेखा यहाँ से ये निकल रही है, ये तो माही नदी ऐसे निकलती है और कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो है माही। यहाँ पर एक गिर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? गिर पहाड़ी। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप इस चीज़ को इस फिगर में देखिएगा जो बना रहा हूँ मैं अभी। ये आपको गंगा नदी दिख रही है। कौन सी नदी है ये? गंगा रिवर है, जो बंगाल की खाड़ी में आके गिर गई। ठीक है, अब देखते हैं इसकी सहायक नदियों को। तो दक्षिण से इसकी सहायक नदी है पहली यमुना, फिर इसकी सहायक नदी है आपकी सोन। ठीक है, दक्षिण से यमुना और सोन, और उत्तर से घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। घाघरा, गंडक और कोसी देख पा रहे होंगे आप। इसको आप ध्यान में रखना। यहाँ पर आप इस नदी को देख पा रहे होंगे, ये है आपकी सिंधु नदी। कौन सी नदी है ये? सिंधु नदी है। इसकी सहायक नदियां आप देखेंगे तो झेलम, रावी, सतलज। झेलम, रावी, सतलज, ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं आप कुछ चैप्टर को। कहाँ छोड़ा था इस चैप्टर ने हमको? पाटली दून, यहां तक छोड़ा था। इसके आगे देखते हैं। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। मैंने आपको बताया था ना, सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तिस्ता, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र। इसके बीच के क्षेत्र को सिंधु और सतलज के क्षेत्र को पंजाब हिमालय, काली और सतलज के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय, काली और सतलज के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय, काली और तिस्ता के क्षेत्र को असम हिमालय, नेपाल हिमालय, और तिस्ता और अरुणाचल प्रदेश में जो नदी बहती है बोले तो ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र को असम हिमालय कहा जाता है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित
हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, मैंने अभी बताया आपको। सतलज और सिंधु के बीच पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूरब तक क्रमशः इस कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली के बीच स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय, इसके बीच जो सतलज और काली के बीच स्थित है उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तिस्ता के बीच को नेपाल हिमालय एवं तिस्ता एवं दिहांग, दिहांग बोले तो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को तिस्ता एवं दिहांग नदी असम हिमालय के नाम से मांगन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम आप पता करेंगे, ये आपका काम है होमवर्क जिसको आप करेंगे। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय के सबसे पूर्वी भाग में बहती है। दिहांग महाखड्ड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों को जो औषधि शैल हैं से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ स्थित हैं। ये जो नागा, पटकाई, मिजो, मणिपुर पहाड़ी कहाँ है? पूर्वांचल यानी पूर्वी भारत में स्थित हैं। अब पढ़ते हैं हम हिमालय को, यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। अब देखते हैं हम उत्तरी मैदान को, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन को। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। जो उत्तरी मैदान है वो 3 नदियों से बना हुआ है, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। यह मैदान जड़ोल मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जड़ोल का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। आपसे कोई पूछे जो प्लेन है उसका विस्तार कहाँ तक है तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है और मैदान लगभग 2400 किलोमीटर एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ जड़ोल मिट्टी मिलती है और जड़ोल मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। उत्तरी पर्वत से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। नदी की गति कहाँ कम होती है तो निचले भाग में नदी की गतियाँ यहाँ पे कम हो जाती हैं मैदान में, क्योंकि जब हिमालय से आती हैं तो बहुत ऊंचाई से आती हैं, तो क्या होती है, बहुत इनकी धार क्या होती है, तेज होती है। लेकिन जैसे ही प्लेन में आती हैं, समतल में बहती हैं, तो इनकी जो गति है वो कम भी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वितरिका कहते हैं। जब नदियाँ कई सारे धाराओं में बढ़ जाएं तो उसे क्या कहा जाता है? वितरिका। क्या कहा जाता है? वितरिका। दोआब, दोआब का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो आब यानी पानी। आब का मतलब होता है पानी। इसी प्रकार पंजाब को देखें तो पंजाब 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंच का अर्थ है 5 तथा आप का अर्थ है पानी। पंजाब 5 ओर से पानी से घिरा है, इसीलिए उसको कहा जाता है पंजाब। उत्तरी मैदान के छोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज नदियों से निकलती हैं। ये सिंधु की सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भाग के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या
समानता इसके ऊंचावच में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। मतलब यहाँ कोई ज़्यादा विविधता नहीं देखने के लिए मिलेगी, ये सिर्फ एक समतल मैदान के रूप में इसकी व्याख्या की जाती रही है। यह सही नहीं है, इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। मतलब ये बात अगर कोई बोले कि नहीं सिर्फ ये प्लेन है तो ये गलत है, यहाँ पे भी विविधताएं देखने के लिए मिलेंगी। आकृतिक विविधता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नदी पर्वतों से नीचे उतरते हुए शिवालिक ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। जब हिमालय से नदी निकलती है तो 8 से 16 किलोमीटर के गुटिका में बहती है, यानी पत्थरों के बीच से, छोटे छोटे कंकड़ के पत्थरों के बीच से बहती है, उसे भाबर कहा जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं, यानी यहाँ भाबर में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहते हैं। तराई का मतलब है दलदली क्षेत्र। सबसे पहले भाबर, जहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, फिर आपका आता है तराई क्षेत्र। यह वन्य प्राणियों से भरा जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। क्या कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जड़ोल का बना है। वे नदियों के बाढ़ के मैदान के ऊपर स्थित है। यह वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है। इस भाग को भाबर के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आपको क्या मिला? बांगर देखने के लिए मिला। क्या देखने के लिए मिला? सबसे पहला क्या था? भाबर। फिर दूसरा क्या था? तराई का क्षेत्र। फिर आपको देखने के लिए मिला बांगर क्षेत्र। ठीक है। इस क्षेत्र की मृदा चूनेदार निक्षेप में बनी है। इसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाण वाले मैदानों के नए तथा निक्षेपों को खादर, लास्ट में कौन से मैदान आता है इसका? खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, क्योंकि बाण वाली मृदा है। बाढ़ आती है, मृदा आता है और साथ में फिर उसके बह जाता है। फिर अगले साल दोबारा बाढ़ से मृदा आती है और इसके ऊपर आ जाती है। इसलिए ये नया निक्षेप है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित शैलों से बना है। आपको बता दूं मैं, आग्नेय और रूपांतरित शैल किसे कहते हैं? तो जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, जब वो ठंडा होकर पृथ्वी पर ठंडा हो जाता है तो वो आग्नेय शैल कहलाता है। और कई वर्षों बाद उसमें जो रूपांतरण होता है, उसमें जो परिवर्तन होता है, उसे रूपांतरित शैल कहा जाता है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इसी पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली नदियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पहाड़ के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का भाग, जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि कहते हैं, यानी मिड हाईलैंड मैंने आपको दिखाया था वो है ये। मालवा के क्षेत्र का जितना मालवा पठार जो है ये इसी में पड़ता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला है, उत्तर में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे इस राजस्थान के बलुई पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूरब में संकीर्ण है, यानी जो मध्य उच्च भूमि है वो पश्चिम भाग में जो है वो चौड़ी है और पूरब में क्या है, यहाँ पे चौड़ी दिखेगी और इधर संकीर्ण यानी पतली दिखेगी। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड, बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूरब के विस्तार में को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। जो आपको दक्कन का प्लेटू है वो कुछ इस प्रकार है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा, यानी यहाँ ये सतपुड़ा इसका बॉर्डर बनाता है। उत्तर का बॉर्डर दक्कन के प्लेटों का सतपुड़ा पहाड़ी बनाती है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसकी पूर्वी विस्तार है। इधर आपको देखने के लिए मिलेगा महादेव, कैमूर और मैकाल की पहाड़ी।
भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों की श्रृंखला की स्थिति को ज्ञात करें। मैंने आपको पीछे दिखाया था, आप जाके वहाँ देख सकते हैं इसको। दक्षिण भारत का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूरब की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय, कार्बी एंगलॉक का पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यानी दक्कन के पठार का जो विस्तार है वो उत्तर पूर्व के साइड भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कहाँ देखने को मिल जाएगा? उत्तर पूर्व के साइड भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे मेघालय, कार्बी एंगलॉक का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये सारे किसके विस्तार हैं? ये दक्कन के पठार के ही विस्तार हैं। पश्चिम से पूरब की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतियां जो मेघालय पर्वत पर स्थित हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। इधर वेस्टर्न घाट और इधर ईस्टर्न घाट। पश्चिम घाट पश्चिमी तट के समानांतर है। वे सतत तथा उन्हें केवल दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट पश्चिम के हिस्से हैं। पश्चिम में थाल घाट मिलेगा, भोर घाट मिलेगा और पाल घाट देखने के लिए आपको मिल जाएगा। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना। पूर्वी घाट 600 मीटर की ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। देखो अंतर आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। पश्चिम घाट सतत है, पूर्वी घाट सतत नहीं है। पश्चिम की ऊंचाई जो है वो पूरब से लगभग ज़्यादा है। पश्चिम की जो ऊंचाई है वो लगभग 900 से 1600 मीटर है, लेकिन पूरब की जो ऊंचाई है, पूर्वी घाट की जो ऊंचाई है वो 600 मीटर के अबाउट में है। एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को इसके द्वारा काट दिया गया है। क्यों का ये जो ईस्टर्न घाट है वो असतत क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और बंगाल की खाड़ियों में के गिरने का नदियों ने उसको असतत बना दिया है। पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्रता के से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। इसको मैं समझाऊंगा आपको जब जलवायु चैप्टर आएगा। तो ऐसा क्यों होता है कि पश्चिमी घाट के पश्चिम की तरफ जो है वो ज़्यादा बारिश हो जाती है, लेकिन उसके ढलान पर कम बारिश होती है। ऐसा क्यों है? जब मैं आपको जलवायु चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थलीय नामों से जाना जाता है। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पश्चिम घाट की ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। इस भाग के ऊंचे शिखर हैं अन्नामुड़ी, डोडा बेटा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शिवराय की पहाड़ी, जावेड़ी की पहाड़ी स्थित है। उडंग मंडलम, जिसे ऊंटी के नाम से जाना जाता है, कोकड़ई का नाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। मतलब आपको मानचित्र की सहायता से आप इस चीज को ढूंढेंगे और मेरे को कमेंट में बताएंगे आपको मिला या नहीं। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। काली मृदा जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए शैल अग्नेय है। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा में फैली हैं। मैं आपको बता दूं कपास के बारे में, तो कपास को रैंगून मृदा के नाम से भी जाना जाता है। किस मृदा के? रैंगून मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। काली जो मिट्टी है वो यहाँ पे कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। काली मिट्टी जो है वो गर्मियों के दिनों में यहाँ दरार पड़ जाती है, इसीलिए ये दरारों के कारण ये जुते हुए नजर आते हैं। जुते हुए खेत की संज्ञा किसे दी जाती है? किस मिट्टी को? तो काली मिट्टी को। भारतीय मरुस्थल के बारे में देखते हैं। तो कह रहा है अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है।
यह बालू के टिब्बे से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, यानी बारिश यहाँ बहुत कम होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में विलीन हो जाती है। जब बरसात का मौसम होगा तो थोड़ी बहुत सरिताएं नदी की दिखेंगी, उसके बाद ये मिट्टी रेतों से ढक जाएंगी और फिर ये नहीं दिखेंगी। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। आपसे कोई पूछे मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी, तो वह है लूनी नदी। बरकान अर्धचंद्राकार बालू टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के सम्मुख प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। फिर देखते हैं तटीय मैदान के बारे में। तो कह रहा है प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। ये जो देख रहे हैं ये किनारे जो है संकीर्ण पट्टी, इसी को क्या कहता है? तटीय मैदान। क्या कहा जाता है? तटीय मैदान। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान को 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तथा मुंबई तट, मध्य भाग को कन्नड़ तट, इस वाले को कन्नड़ तट मैदान है, और दक्षिणी भाग को, जो दक्षिणी का भाग है उसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ये मुंबई तट, ठीक है, कोंकण, और ये कन्नड़, और ये मालाबार। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। ये चौड़ा भी है और समतल भी है। ये संकीर्ण है। पश्चिम वाला संकीर्ण है, पूरब वाला चौड़ा है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार, यहाँ पे इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिण भाग में कोरोमंडल, ये कोरोमंडल तट है के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है, ठीक है। चिल्का झील भारत के खारी पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा पर स्थित है। याद रखना है आपको, चिल्का झील जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत की। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में महानदी के डेल्टा पर। अब देखते हैं हम द्वीप समूह। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों समूह भी स्थित हैं। क्या आप इन द्वीपों को पहचान सकते हैं? जी, एक लक्षद्वीप है, एक अंडमान निकोबार। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। जो लक्षद्वीप है वो प्रवालों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? प्रवालों से। प्रवाल जो है चूना छोड़ते हैं और धीरे धीरे लेयर बाय लेयर ये इकट्ठा होते चले जाते हैं, जिससे द्वीप का निर्माण हो गया। इस पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 किलोमीटर के छोटे क्षेत्र पर फैला है। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। जो कावारत्ती है वो लक्षद्वीप का क्या है? प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, यहाँ जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीप की श्रृंखला को ध्यान से देखना है। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप हैं। यह द्वीप आकार में बड़े, संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बटा है। उत्तर में अंडमान एवं दक्षिण में निकोबार। जो दक्षिण निकोबार है वहीं पे भारत का लास्ट पॉइंट जो है उसका नाम है इंदिरा कॉल। यह द्वीप समूह निजमित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषमवत वृत्त के समीप स्थित है। जो विषुवत वृत्त है उसके समीप ये द्वीप स्थित है। विषुवत वृत्त आप देख पा रहे होंगे, जो बीच में होता है 0 डिग्री पे, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यहाँ घने जंगल से आच्छादित है। भारत के एकमात्र
ये भी ध्यान रखना है। सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है, जिसका नाम है बैरन द्वीप। विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक भाग की विशेषता स्पष्ट करता है, परंतु स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं, इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं, जिनसे देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको इस लाइनों को आप बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, शॉर्ट में लिख लीजिएगा। कहीं भी आप आंसर राइटिंग करेंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि उत्तर का क्या योगदान रहा, दक्षिण का क्या योगदान रहा, मैदानी क्षेत्र का क्या योगदान रहा है। यहाँ पे आपको प्रवाल के बारे में समझाने की कोशिश की है एनसीईआरटी ने, इसको समझ लेते हैं। प्रवाल पॉलिक्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं, जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले एवं गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है, यानी ये कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं। प्रवाल स्राव प्रवाल अस्थियाँ टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, प्रवाल तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट निकोबार ग्रेट बैरियर जो है वो सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार एवं हर्ष शू आकार वाले रोधिका होते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिनका उत्तर आप देंगे और कमेंट में इसका उत्तर आप भेजेंगे। मैं देखूंगा रेगुलर बेस पे, ठीक है, कि आपने क्या किया और आपको कितना समझ में आया। तो इसके आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपका इसकी फ़ीस रहेगी। बाकी आपको इसके लिए कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। धन्यवाद।